नमस्कार मित्रों। आज मोदी सरकार का लगातार ये बजट जो एनडीए के रूप में इस बार प्रस्तुत हुआ है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खास तौर पर जिस बात के लिए पहचान बनी पिछले 10 वर्षों में, वो बुनियादी विकास और देश में भविष्य की संभावनाओं के आधार पर देश को विकसित करना। उसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि देश में सामान्य रूप से छोटी छोटी योजनाएं जो लोग वंचित थे, जिससे जन जन के खाते, सामान्य व्यक्ति के बैंक का खाता एक सपने जैसा था। देश में 54 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक खातों ने लोगों को आर्थिक रूप से संबल भी दिया और भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगाया। उज्ज्वला के जरिए जो गैस कनेक्शन कभी दीवा स्वप्न होता था, जो शहरी लोगों को और अभिजात्य लोगों को नसीब होता था, गांव-गांव तक उसकी पहुंच होना, धुएं से मुक्ति तो मिली ही, लेकिन देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी और बाकी उपक्रमों के लिए उस उज्ज्वला ने देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आरोग्य ये चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन शौचालय की सौगात ने महिलाओं के जीवन को दुरुस्त किया, एक तरीके से उनको सम्मान देने का काम किया। जो सर पे छत नहीं होती थी, और देश में एक योजना चलती थी जिसका जिक्र अक्सर होता था, इंदिरा आवास, न छत होती थी, न दीवार होती थी, न खिड़कियां होती थी, और भ्रष्टाचार का एक तरीके का पहाड़ खड़ा होता था। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए मोदी जी ने देश में एक नव क्रांति के रूप में उसको सृजित करने का प्रयास किया। और आज जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है कि 3 करोड़ लोगों को नए घर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देश के लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा मुहैया हो सकी है। आर्थिक तौर पर भी हमारे देश में एक आर्थिक रूप से अराजकता थी, अनुशासन की कमी थी, लेकिन जीएसटी से लेकर वन नेशन वन टैक्स, इस संकल्पना ने भारत को आर्थिक अनुशासन भी दिया। और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ब्रिटेन को पछाड़कर, तो अपने आप में एक अभिनव उपलब्धि है। देश ने बहुत सोपान तय किए, कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला हुआ। भारत आज अंतरिक्षयान और आदित्ययान जैसी उपलब्धियों से शुमार है। ओलंपिक में मेडल बढ़ते हैं, खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया से लेकर और रोजगार के साधनों को मुद्रा से, स्किल डेवलपमेंट से और स्टैंड अप स्टार्टअप, इस तरीके के अभिनव प्रयोगों से देश के नौजवानों को भी ताकत मिली। मैं यदि निष्कर्ष रूप में कहूँ तो अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में 4 कौमें हैं, गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं और युवा हैं। इस बार का बजट भी परंपरागत रूप से उन्हीं को समर्पित है, और 9 बातों पर जिन्होंने भारत में जो सरकार ने जो प्राथमिकता में रखी हैं। और ये बजट भारत के 2047 के, जब आज़ादी के 100 बरस होंगे, आज़ादी के 100 वर्षों में भारत की स्थिति क्या हो, भारत की दृष्टि क्या हो, उसको फोकस करके किया है। भारत आज प्रतिभा के नाते, तरक्की के नाते, विकास के नाते जो शुरुआत हुई थी, उस गति को कायम रखने में कामयाब हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक अभिनव शुरुआत हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर, फसलों की बीमा योजना से लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर, कुल मिलाकर शहर और गांव के भेद को खत्म करना, शिक्षा के ढांचे को उन्नत करना, रोजगारों के अवसर सृजित करना, रोजगारों में भी देश में सरकारी नौकरियों की जो होड़ थी उसके इतर नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए स्वरोजगार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कभी किन्हीं सरकारों का फोकस नहीं था, जिस पर मोदी सरकार ने फोकस किया। और इसलिए जो बजट की 9 प्राथमिकता अभी आज जो पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, कृषि में उत्पादकता और उसकी अनुकूलता, रोजगार और कौशल का प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय जिसका अक्सर चर्चा होती है, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और नवाचार, अनुसंधान और विकास, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स, नई पीढ़ी के लिए उसमें सुधार किस तरीके से, उस बात पर फोकस हुआ है। यानी मैं इसको कंक्लूसिव रूप से कहूँ तो समग्रता से भरा हुआ ये बजट, दृष्टि परक बजट, जो केवल आज की नहीं
नई पीढ़ी के भविष्य की भी सोचता है। तो उसमें खास तौर पर जो प्रावधान मुझे दिखे विशेष तौर पर, यूँ तो बहुत विस्तृत बजट है जिसकी चर्चा और बाकी चीज़ें रहेंगी। 11.11 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय, ये भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि किस तरीके से हम लोगों ने विकास को भी दिशा दी और आर्थिक रूप से देश तरक्की के रास्ते पर कैसे जाए। इसमें जो बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है, जिसमें 6 करोड़ किसानों को लैंड रजिस्ट्री के मार्फत उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, उसमें मुद्रा लोन के जरिए 10 लाख की जो लिमिट है उसको 20 लाख तक बढ़ाया। लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें कही गई है वो है देश के 500 टॉप कंपनियां, 500 बड़ी कंपनियां, जिसमें 5 करोड़ नौजवानों को, युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, उनको भविष्य की बुनियादी विकास की सुविधाओं की तरफ उनको विकसित करने का काम होगा। महिला, युवा, इनका इस बजट के जरिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख करोड़ का होगा। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर है आज, जो सर्वाधिक संभावनाएं सोलर में, क्योंकि देश में ऊर्जा का विकल्प क्या हो उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो मुझे लगता है कि पीएम सूर्य घर योजना आने वाले समय में ये आइकॉनिक होगी पूरे विश्व के लिए। इसमें 1 करोड़ घरों को, जिसमें लगभग 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री होगी। 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना के जरिए इसमें लाभान्वित होगा। उच्च शिक्षा के लिए जो कर्जे हैं उसको बढ़ाया, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो उनको, एक जो बड़ी बात जिसकी चर्चा अक्सर होती है देश में, यूपीए के दौरान, यदि यूपीए की सरकार की, जो मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार थी, उस समय यदि खेती के बजट का उल्लेख करें तो 21,000 करोड़ रुपए होता है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसको 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाया। यदि इसको ठीक तरीके से विश्लेषण करेंगे तो एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था कि खेती में जो नवाचार हुए, खेती में जो अनुसंधान हुआ, खेती में जो प्रोत्साहन मिला, एक बड़ा कारण था। लेकिन इस बार उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ। 1,92,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत की सरकार ने खेती के लिए किया, खेती की अवसंरचना के लिए किया। अपने आप में बड़ा काम है। रोजगार और कौशल विकास के लिए 5 योजनाएं, जिसका व्यय होगा 2 लाख करोड़ रुपए। युवाओं को इंटर्नशिप का मैंने कहा। एक जो बुनियादी ढांचे की बात मैंने कही थी, 11,500 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और खर्च होगा। 25,000 ऐसी बस्तियां जहां कई बार पानी भरता है, कई बार आवागमन की असुविधा होती है। यूं देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने जिसकी अभिनव शुरुआत की, और आज देश में शहरों से गाँव को जोड़ने की दुनिया की ये अभिनव योजना, जिससे 6 लाख किलोमीटर सड़क केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए देश में बनी है। उसमें 25,000 ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया है, जिसमें 11,500 करोड़ रुपए के निवेश से उन बस्तियों की दशा सुधरेगी, उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा उन्नत होगा। कुल मिलाकर मोटे तौर पर इतने विशाल बजट में कुछ मैंने निष्कर्ष रूप में आपको बातें कही हैं। मुझे लगता है कि जो अपेक्षा थी आवाम की, जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, मोदी सरकार की, और जो लोगों ने आकलन किया था कि आशंका थी बजट कैसा होगा, किस तरीके का, लेकिन इसमें चारों ही पक्ष, जिसमें महिला हैं, किसान हैं, नौजवान हैं और आम आदमी है, सामान्य तौर पर उसको सीधा सीधा इस बजट से एक संभावना और उम्मीद दिखती है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि भारत में इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी है। पिछले 10 वर्षों में बेहतरी हुई है और अप्रिशिएट ही करूँगा कि वो बेहतरी की उम्मीद करते हैं। और ये बजट कमिटमेंट का बजट है जो बेहतरी के उस संकेत को प्रकट करता है। तो विपक्ष की बात उस मायने में सही है, आलोचना के तौर पर नहीं, लेकिन समालोचना के तौर पर मुझे लगता है कि वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि और भी बेहतर आगे होगा। युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 500 शीर्ष जो कंपनियां हैं उनमें जो है युवाओं को मौका दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का, 5,000 रुपये भी देंगे और इसके अलावा जो भत्ता है वो भी दिया जाएगा। तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल जो है वो देश के अंदर होते हैं। देखिए, देश में हमारे यहाँ जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब एक लॉर्ड मैकाले की चर्चा अक्सर होती है, जिसने भारत के शिक्षा को और भारत के रोजगार के ढांचे को विकृत किया और इस देश में बाबू बनाने का काम किया।
हिंदुस्तान के नौजवान को इतना निर्भर कर दिया सरकारी नौकरियों पर कि उसने अपने पैरों पर खड़ा होने की बजाय दूसरा रास्ता चुना और देश में एक इस किस्म की चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि पिछली सरकार ने 11 लाख लोगों को रजिस्टर्ड तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं मोदी सरकार की नौजवानों के लिए जो योजनाएं थी उसमें उनको अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि उस मिथक से, उस धारणा से बाहर निकालकर हिंदुस्तान के नौजवान को कौशल विकास के जरिए, मुद्रा के जरिए, स्टैंड अप के जरिए, स्टार्टअप के जरिए आज दुनिया में, भारत में आर्थिक तौर पर तरक्की के रास्ते में एमएसएमई से लेके, स्टैंड अप से लेके, स्टार्टअप से लेके, कौशल विकास से लेके, इन योजनाओं से हिंदुस्तान का जो जितना नौजवान नियोजित हुआ है उसमें ये पहल है कि 500 टॉप कंपनियों में हिंदुस्तान के 5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी और वो पैरों पे खड़े हो पाएंगे। मुझे लगता है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता ही है और ये तो ट्रेलर है। सरकार जिस तरीके से कमिटेड है, मैंने जिन 4 कौमों का जिक्र किया, ये जो 10 बरस होंगे ये मुझे लगता है इस पूरे कौम के लिए, तबके के लिए स्वर्णिम युग की तरह होंगे। उन 4 कौमों में से एक है सर अन्नदाता, जो एमएसपी गारंटी की उम्मीद कर रहा था, क्या आज इस बजट में कोई प्रावधान इसको लेकर के भी किया जाएगा? देखिए, देश में एक चर्चा होती थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स को लेकर, हम लोग भी मांग करते थे, लेकिन जो मैंने कहा, कांग्रेस को लगभग 50 बरस तक शासन करने का अवसर मिला। बीच में कुछ कालखंड में दूसरे दल भी आए जिसमें लेफ्ट पार्टियां भी थी, अलायंस के ज़रिए उन्होंने भी काम किया। लेकिन इस देश में आज जो सबसे बड़ी किसानों के संबल और ताकत की योजना है, वो केवल देश की नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, भारत में है। सीधे सीधे 12 करोड़ किसानों को यदि उसके खाते में पैसे होते हैं, ये केवल उन छोटे किसानों के लिए जिनकी आबादी 80% के लगभग है, मुझे लगता है कि एक बड़ा संबल है। मैं हरियाणा से लेकर और राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों में जाता हूँ। फसलों की बीमा योजना को लेकर एक एक ज़िले में 1-1 हज़ार करोड़ का क्लेम किसानों को उपलब्ध होता है। हरियाणा ही वो प्रदेश है जहाँ 14 फसलों की एमएसपी सीधे सीधे तौर पर लागू होती है। तो ये कमिटमेंट है और इसलिए मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि खेती के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये उस अन्नदाता के प्रति मोदी सरकार का समर्पण ही है और इसलिए जैसे नौजवानों के लिए कहा, वैसे ही किसानों के लिए मुझे लगता है कि ये सरकार और ज़्यादा पारदर्शिता से और ज़्यादा संवेदना से काम करेगी। ये इस बजट में दिखता है।